हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 में आज जो है एक नया अध्याय इसका प्रारंभ होने जा रहा है केमिस्ट्री में। इसका अध्याय का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता। वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता। अब बेटा ये वर्गीकरण की जब बात आती है तो वर्गीकरण में सबसे पहले जब वर्गीकरण किया गया तो तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया था, धातु एवं अधातु। स्टार्टिंग में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम संख्या में तत्व ज्ञात थे, तो तत्वों को केवल दो ही वर्गों में बांटा गया था, धातु और अधातु। और कुछ ही धातुएं ज्ञात थी और कुछ अधातुएं ज्ञात थी, उनका अध्ययन बड़ी आसानी से किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो धातु और अधातु वाला वर्गीकरण पर्याप्त नहीं रहा। बहुत तरह की धातुएं आ गई, उन धातुओं में गुणधर्मों में बहुत सारी भिन्नताएं थी। बहुत सारे अधातु तत्व आ गए, उन अधातुओं में भी गुणधर्मों में बहुत सारी भिन्नताएं थी। तो ऐसी अवस्था में वर्गीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई, जिससे कि उन तत्वों का सुगमता पूर्वक अध्ययन किया जा सके। तत्वों को वर्गीकरण की प्रक्रिया में गुणों की समानता के आधार पर रखा जाता है, जिससे कि एक तत्व का अध्ययन करने पर हमें बाकी के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में काफी कुछ अनुमान लग जाते हैं। यानी सभी तत्वों का अलग अलग अध्ययन ना करके एक ग्रुप में एक तत्व का अध्ययन किया जाए और बाकी के तत्वों के गुणधर्मों का हम अनुमान लगा सकें, इसलिए वर्गीकरण को किया। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं और हम यदि सोचें कि 118 के 118 तत्वों का अलग अलग अध्ययन कर लें तो बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी और ये जो है मतलब तर्क संगत नहीं होगा, सुगम कार्य नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया गया है, तत्वों को जो है उनके गुणधर्मों की समानता के आधार पर जो है समूहों में बांट दिया गया, वर्गीकृत किया गया। एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणों में बहुत सी समानताएं होती हैं और इस तरह से वर्गीकरण करके तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने का प्रयास किया गया। तो इस वजह से जो है वर्गीकरण किया जाता है, जिससे कि तत्वों के अध्ययन में सुगमता आए। सन 1800 तक लगभग 31 तत्व ज्ञात थे और 1869 तक इन तत्वों की संख्या पहुंच गई थी 63 तक और वर्तमान में यह संख्या आपकी 118 हो चुकी है। तो धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में यदि वर्गीकरण नहीं किया गया होता तो तत्वों का अध्ययन क्या हो जाता, बहुत कठिन हो जाता। तो अध्ययन में सुगमता की दृष्टि से तत्वों का वर्गीकरण किया जाना अनिवार्य था और तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किया गया था धातु और अधातु। तत्वों को सबसे प्रारंभ में धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया, लेकिन जैसे जैसे धातुओं की संख्या बढ़ी, अधातुओं की संख्या बढ़ी, उनके धातुओं में गुणधर्मों की भिन्नता बढ़ी, अधातुओं में गुणधर्मों की भिन्नता बढ़ी, तो फिर उनको भी और आगे वर्गीकृत करने की आवश्यकता अनुभव हुई। तो इस तरह वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। अब वर्गीकरण में समय समय पर अलग अलग तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है। कुछ प्रमुख वर्गीकरण जो है उनका यहां पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आया डॉबे-राइनर। त्रिक वर्गीकरण में सबसे पहले आया था डॉबे-राइनर त्रिक। देखिए, डॉबे-राइनर एक वैज्ञानिक था, उसने तत्वों को 3-3 के समूहों में बांटा। डॉबे-राइनर के द्वारा
तत्वों को तीन तीन के समूहों में, त्रिक इसलिए कहा गया क्योंकि उसने तत्वों को तीन तीन के समूहों में बांटा था। इस वजह से जो है उसके वर्गीकरण को डॉबेराइनर त्रिक के नाम से जाना गया। और उस त्रिक में उसने तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया था। त्रिक में तत्वों को परमाणु भारों के क्रम से व्यवस्थित किया गया था और परमाणु भार के क्रम से व्यवस्थित करके उसने बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम तत्व और तृतीय तत्व के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर या फिर बराबर होता है। डॉबेराइनर ने तत्वों के गुणों की समानता के आधार पर, तत्वों के गुणों की समानता के आधार पर तीन तीन के समूह बनाए और उन समूहों में उन तत्वों को परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया और यह बताया गया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम तत्व और तृतीय तत्व के परमाणु भारों के औसत के बराबर अथवा लगभग बराबर होता है। तो उसने कुछ त्रिक बताए, जैसे उसका एक त्रिक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब परमाणु भार लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु भार 23, पोटेशियम का परमाणु भार 39। तो उसने क्या बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भारों के औसत के बराबर। अब जैसे लिथियम का परमाणु भार 7, पोटेशियम का परमाणु भार 39, इनका औसत निकाला जाए तो औसत आता है 23। तो इस अवस्था में जो प्राप्त औसत है वो बीच वाले तत्व सोडियम के परमाणु भार के ठीक बराबर होता है। तो एक त्रिक का एग्जांपल ये हो गया। दूसरा त्रिक देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। दूसरे त्रिक में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तीन तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें कैल्शियम का परमाणु भार 40, स्ट्रोंशियम का परमाणु भार 88 और बेरियम का परमाणु भार 137 होता है। अब यदि हम इसमें औसत निकालें तो 40 प्लस 137 अपॉन 2, ये हो जाएगा 7, 7, 1, 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी औसत आता है 88.5 और परमाणु भार आ रहा है 88। तो डॉबेराइनर ने यही बताया था कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार के औसत के या तो बराबर होता है जैसा कि सोडियम के लिए आया, या फिर लगभग बराबर होता है जैसा कि स्ट्रोंशियम के लिए हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरह का एक और एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, ब्रोमीन का परमाणु भार 80, आयोडीन का परमाणु भार 127। अब क्लोरीन, आयोडीन, प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार का औसत निकाल के देखते हैं क्या आता है। 5, 2, 6, 1, 2, 8, 1। एग्जैक्ट बराबर तो नहीं आ रहा, लेकिन लगभग बराबर आ रहा है। तो इस तरह से डॉबेराइनर के द्वारा जो है कुछ त्रिकों का निर्माण किया गया, लेकिन सभी तत्वों के त्रिक जो है डॉबेराइनर के द्वारा नहीं बनाए जा सके। तो
पहले धातु अधातु वाले वर्गीकरण की तुलना में डॉबे-राइनर-त्रिक वाला वर्गीकरण जो है काफी, उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो काफी सही था, लेकिन आगे वाले वर्गीकरणों की तुलना में देखा जाए तो ये वर्गीकरण जो पर्याप्त नहीं था। उस समय जितने तत्व थे ज्ञात तत्वों के अनुसार काफी कुछ वर्गीकृत करने की स्थिति में था। अब इसके बाद अगला वर्गीकरण आया है इसके बाद में अगला वर्गीकरण आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए, डॉबे-राइनर-त्रिक के बाद न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा भी एक वर्गीकरण दिया गया, और न्यूलैंड ने अपने वर्गीकरण में क्या बताया कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो आने वाला प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के साथ गुणों में ठीक उसी प्रकार से समानता को प्रदर्शित करता है जैसे संगीत का पहला स्वर और आठवां स्वर। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में बताया कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम से व्यवस्थित करें, तत्वों को उनके परमाणु भारों की वृद्धि क्रम से व्यवस्थित करें, तो आने वाला प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के साथ गुणों में ठीक उसी प्रकार समानता को प्रदर्शित करेगा जैसे कि संगीत का पहला स्वर और आठवां स्वर गुणों में समानता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन देखें इसको, सारे गामा पाधा नी सा। अब इसमें जो उसने अपने तत्वों को वर्गीकृत किया था वो लिथियम से किया था। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब बेटा फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं आएगा। नियॉन क्यों नहीं आएगा? जिस समय न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था उस समय तक उत्कृष्ट गैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम। अब जैसे ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, यानी पहला और आठवां तत्व गुणों में समानता को प्रदर्शित करेगा। यानी लिथियम के गुणधर्म और सोडियम के गुणधर्मों में काफी सारी समानताएं होंगी। तो अगली लाइन जो लिखी जाएगी वो सोडियम से प्रारंभ की जाएगी। सोडियम और लिथियम गुणों में समानता को प्रदर्शित करते हैं। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब बेटा क्लोरीन के बाद आना तो चाहिए ऑर्गन, लेकिन जिस समय वर्गीकरण हुआ था उस समय तक ऑर्गन तत्व ज्ञात नहीं था। जब ऑर्गन तत्व ज्ञात नहीं था तो ऑर्गन के बाद आएगा फिर पोटेशियम। ऑर्गन नहीं था तो ऑर्गन के बाद पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम को लिखा जाएगा। यानी पहला तत्व हुआ सोडियम और आठवां तत्व हो गया पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम अपने बहुत से गुणधर्मों में समानता को प्रदर्शित करेंगे। तो अगला तो तत्व लिखा गया तीसरी लाइन में, वो था आपका पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद वाले जो तत्व थे वो गुणों की समानता के नियम का पालन नहीं कर सके। इसमें जो ग्रुप बन रहे हैं जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम गुणों में समानता रखेंगे, बोरॉन एल्यूमिनियम गुणों में समानता, कार्बन सिलिकॉन गुणों में समानता, नाइट्रोजन फास्फोरस गुणों में समानता। आप ये जो वर्गीकरण इस समय देख रहे हैं ये बहुत पुराना वर्गीकरण था जिसको कि आगे मेंडलीव की सारणी में भी फॉलो किया गया, और इसी को अपन आज वर्तमान में जो आधुनिक सारणी पढ़ते हैं उसमें भी तत्व इसी क्रम में आते हैं।
आपके स्टार्टिंग के जो तत्व होते हैं उन तत्वों का यही क्रम आज भी देखने को मिलता है, जो वर्गीकरण आपका काफी पहले दिया जा चुका था। यानी ये जो वर्गीकरण था, जितने तत्वों को वो वर्गीकृत कर पाया, काफी सही वर्गीकरण था। वर्गीकरण में कमियां जरूर थी, वर्गीकरण की कमियां आज के वर्गीकरण में भी हैं, लेकिन उस समय जो वर्गीकरण किया गया था, जो उसके समय साधन उपलब्ध थे, उनके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था वो काफी सही वर्गीकरण था। और इससे पहले जो डॉबे-राइनर ट्रिक था, डॉबे-राइनर ट्रिक की तुलना में इसमें काफी कुछ नई बातें जो है बताई गई और अधिक तत्वों को वर्गीकृत करना संभव हो पाया था। अब कमी की बात देखी जाए तो कमी हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रही है कि जब भी हम वर्गीकृत करेंगे तो सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन होना चाहिए। वर्गीकरण का पहला तत्व हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है और यह वर्गीकरण परमाणु भारों के वृद्धि क्रम के अनुसार किया गया। वर्गीकरण परमाणु भार के क्रम के अनुसार किया गया था, तो इसके आधार पर तो हाइड्रोजन सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन को वर्गीकरण में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। दूसरी बात हम देखें, अगर हम वर्तमान तत्वों के अनुसार इस वर्गीकरण को हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर सोडियम के स्थान पर क्या होना चाहिए? नियॉन होना चाहिए। और नियॉन के गुणधर्म और लिथियम के गुणधर्म में किसी प्रकार की कोई समानता प्रदर्शित नहीं होगी। इसको हमने अष्टक नियम नाम क्यों दिया? न्यूलैंड ने इसको अष्टक नियम नाम क्यों दिया? अष्टक नियम नाम इसलिए दिया कि मतलब आठवां तत्व अपने से पहले वाले तत्व के साथ, आठवां तत्व जो होगा वो पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता को प्रदर्शित करेगा। यानी पहले में और आठवें तत्व में गुणों में समानता होगी। लेकिन अगर हम सोडियम की जगह पर वर्तमान के अनुसार नियॉन रख देते हैं तो नियॉन और लिथियम किसी प्रकार की कोई समानता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। भाई जब हम क्लोरीन के बाद पोटेशियम को ना लिख करके ऑर्गन को रख देते हैं तो ऑर्गन और सोडियम में किसी प्रकार की कोई समानता प्रदर्शित नहीं होगी। तो वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो तत्वों की ये स्थितियां आधुनिक सारणी में भी मौजूद हैं, लेकिन अगर हम सभी तत्वों को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे तो वर्गीकरण पूर्णतः असफल हो जाता है। देखिए बेटा, इसके साथ अगला वर्गीकरण आता है लूथर मेयर वक्र। लूथर मेयर वक्र जो है एक्चुअल में तत्वों के वर्गीकरण की ग्राफीय विधि थी। इस वर्गीकरण में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया ग्राफ के माध्यम से वर्गीकरण किया गया। ये जो है एक क्या है? ग्राफीय विधि। और इस विधि में जो वर्गीकरण किया गया है उसने तत्वों के परमाणुवीय आयतन और परमाणु द्रव्यमान इन दोनों के मध्य में वक्र बनाए। लूथर मेयर के द्वारा जो वक्र बनाए गए थे, एक तो परमाणुवीय आयतन और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के मध्य में लूथर मेयर के द्वारा वक्र बनाए गए और उस वक्र में वक्र उसके इस प्रकार से प्राप्त हुए थे। इस तरह के वक्र जो है लूथर मेयर की प्राप्त हुए। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, इस वक्र की विशेषता ये थी कि समान गुणधर्म वाले तत्व वक्र में समान स्थितियों को प्राप्त करते हैं।
जिन तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, समान गुणधर्म वाले तत्व जो हैं वक्र में समान स्थितियों पर स्थान प्राप्त करेंगे। ये इस वक्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप इसमें देख रहे हैं वक्र में जो शीर्ष है, शीर्ष के ऊपर सभी क्षार धातुएं प्राप्त हो रही हैं। जो आपके सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व हैं, सभी क्षार धातुएं जो है सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं। तो विद्युत धनी तत्व जो है वक्र में आपको शीर्ष स्थान पर प्राप्त हो रहे हैं। ये एक विशेषता है। फिर इसके बाद क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं वो इसमें उतरते हुए स्थिति में प्राप्त होती है। उतरते हुए का मतलब जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। वक्र के ढलान पर क्षारीय मृदा धातुएं प्राप्त होती हैं। और ये जो क्षारीय मृदा धातुएं जिसको हम कह रहे हैं, ये भी अपने गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करती है। फिर वक्र में चढ़ाव की स्थिति में आरोही क्रम में, इसको अपन बोल सकते हैं अवरोही क्रम। ढलान के लिए हम शब्द काम में ले सकते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्षारीय मृदा धातुएं आ जाती हैं। देखो शीर्ष पर आपकी क्षार धातुएं, फिर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब ढलान पर क्षार मृदा धातुएं। फिर आरोही क्रम में अपने को इसमें प्राप्त होते हैं हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व जो है आरोही क्रम में प्राप्त होंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देखो सभी हैलोजन आपको आरोही क्रम में प्राप्त हो रहे हैं। आरोही क्रम। हैलोजन। फिर अगली स्थिति आपकी संक्रमण तत्व। तल में प्राप्त होते हैं। ये जो अपन स्थान देख रहे हैं, इन स्थानों पर आपको जो है संक्रमण तत्व प्राप्त होंगे। डी ब्लॉक के तत्व जो है, इसमें उल्टा लिख दिया, तल पर संक्रमण तत्व। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये ग्राफ यहां पर प्रदर्शित करता है कि अगर हम तत्वों को, उनके तत्वों के परमाणुवीय आयतन और परमाणु द्रव्यमान के मध्य में वक्र बनाते हैं, तो समान गुणधर्म वाले तत्व वक्र में समान स्थितियों पर प्राप्त होते हैं। जैसे सभी क्षार धातुएं शीर्ष पर मिल रही हैं, सभी क्षारीय मृदा धातुएं वक्र में अवरोही क्रम में मिल रही हैं। मृदा धातुओं में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर जितने भी हैलोजन है, जिसको हमने लाल से लिखा हुआ है, हैलोजन सभी आपको आरोही क्रम में मिलते हैं। संक्रमण तत्व जो है वक्र में तल पर पाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर गुणधर्मों में समानता है तो समान गुण वाले तत्व वक्र में एक समान स्थितियों पर मिलते हैं। तो इस तरह से जो है लूथर मेयर ने वक्र के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, और ये वर्गीकरण काफी हद तक सफल रहा। लेकिन जो है इस वर्गीकरण का महत्व बहुत अधिक नहीं रहा। कारण ये वर्गीकरण जो है जन सामान्य को समझने में कठिन है। हर सामान्य व्यक्ति जिसको ग्राफ का अनुभव नहीं है, ग्राफीय विधि का ज्यादा अनुभव नहीं है, ग्राफ को नहीं समझ सकता है, उसको जो है इस वर्गीकरण को समझने में कठिनाई हुई। तो ग्राफीय विधि जो है थोड़ी कठिन थी
और जब इसमें तत्वों की संख्या बढ़ जाती है तो उनकी तत्वों की स्थितियों को पहचानना भी कठिन हो जाता है। तो इसके कारण से वर्गीकरण जो था इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो ये जो है इस वर्गीकरण की थोड़ी सी जो है सीमा है। तो लोथरमेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के मध्य में वक्र खींच करके तत्वों को वर्गीकृत किया, लेकिन वर्गीकरण जो है बहुत ज्यादा इस वर्गीकरण को महत्व नहीं दिया जा सका, कारण कि वर्गीकरण थोड़ा समझने में कठिन था। समझने में कठिन होने के कारण से वर्गीकरण को अधिक महत्व नहीं दिया जा सका। यह इस वर्गीकरण की सीमा रही।